So angle of repose, which is also called the angle of sliding. Angle of slide या angle of sliding, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है? क्योंकि एंगल ही है, जैसे आपने पिछले लेक्चर में एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा है, तो जो भी एंगल होगा दो रेज के बीच में बनता होगा, दो लाइन्स के बीच में बनता होगा, दो प्लेन्स के बीच में बनता होगा। तो ये एंगल ऑफ रिपोज किन दो प्लेन्स के बीच में बनता है, जरा देखिए। अभी मैं जो चीज यहाँ बना रहा हूँ, अगर आपके पास ये एक प्लेन है, ठीक, दिस विल बी कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल सरफेस। अभी आपने इस पर एक और प्लेन रख दिया ऐसे, दिस इज कॉल्ड इंक्लाइनेड प्लेन, याद रखना। अभी मैं यहाँ पर बुक की मदद से आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए आप, तो अगर ये दो प्लेन्स मेरे पास है, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल व्हिच इज पैरेलल टू अर्थ, जस्ट लाइक दैट। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं इस पर एक और प्लेन खड़ा करता हूँ, ये देखिए, ये वाला जो है दिस विल बी कॉल्ड एज इंक्लाइनेड प्लेन। तो वो वाला हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वाला हो गया इंक्लाइनेड प्लेन। अब इस हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइनेड प्लेन के बीच में ये एंगल जो बनता है ना, अब इस एंगल को हमेशा हम एंगल ऑफ रिपोज नहीं बोलेंगे, किसी खास वक्त पर। किस खास वक्त पर, जरा देखिए। तो एक चीज है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट चलाता हूं, लेट मी सपोज मैं ये ऑब्जेक्ट चलाता हूं और रखता हूं किस पर, इंक्लाइनेड प्लेन पर, इस वाले प्लेन पर। देखिए हॉरिजॉन्टल पर नहीं, हॉरिजॉन्टल तो अपनी जगह है, वो नीचे वाला प्लेन हॉरिजॉन्टल, मैंने इंक्लाइनेड प्लेन पर रखा है इस ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। अब मैं इस इंक्लाइनेड प्लेन को थोड़ा ऊपर ऊपर ले रहा हूं। अब जो एंगल बनता है बिटवीन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इंक्लाइनेड प्लेन, वो वाला एंगल वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। कब तक इंक्रीज करूंगा? तब तक इंक्रीज करूंगा जब तक ये जो बॉडी इस पर मैंने रखी ना इंक्लाइनेड पे, व्हेन इट जस्ट बिगिन टू मूव नहीं होनी चाहिए, नीचे नहीं है, जस्ट मुझे लगना चाहिए कि इसमें मोशन पैदा होगी। मान लेते हैं कि ये वाला वो एंगल है, लेट मी सपोज, क्योंकि इसके बाद अगर मैं एंगल बढ़ा फिर ये बॉडी मूव हो जाएगी। तो लेट मी सपोज कि मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन और इंक्लाइनेड प्लेन के बीच में जो एंगल बनाया है, इट इज सच एन एंगल that a body kept on the inclined plane just begin to slide down, just begin। मान लेते हैं ये वो एंगल है। इस वक्त जो एंगल बन गया किस किस के बीच में, हॉरिजॉन्टल प्लेन और इंक्लाइनेड प्लेन के बीच में, जो इस वक्त एंगल बन गया, जबकि एक बॉडी जो मैंने रखी थी इंक्लाइनेड, जस्ट बिगिन टू मूव, तो इस वक्त जो एंगल है उन दो बॉडीज के बीच में, that angle is referred to as angle of repose or angle of sliding. So surely angle of repose is the angle shabash, formed between horizontal plane and inclined plane, such that a body kept on the inclined plane just begin to slide down। ठीक है, तो चलो हम इस चीज को डिफाइन करेंगे, एंगल ऑफ रिपोज को डेफिनेशन लिखेंगे इसकी। So angle of repose or angle of sliding, angle of repose is the angle formed शाबाश between किसके बीच में, between this horizontal plane and this inclined plane, between horizontal plane and inclined plane, such that a body kept on the inclined plane, such that a body kept on the inclined plane शाबाश, just begin to slide down, ठीक है ना। inclined plane just begin to slide down। अभी जो आपके सामने पिक्चर है, लेट मी सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ओके, जैसे मैंने अभी दिखाया बुक्स पर, ये एक इंक्लाइनेड प्लेन है, इंक्लाइनेड प्लेन वो वाला। चलो मैंने इस पर ये ऑब्जेक्ट रखा, जैसे मैंने भी आपको दिखाया, ये ऑब्जेक्ट है, और मैंने यहाँ पर ये एंगल ऐसा बना दिया बिटवीन इंक्लाइनेड प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये वाला जो एंगल जो है, जो मैं फाई से डिनोट करूंगा, ठीक है ना, मैंने ऐसा एंगल बना दिया, यानी इस इंक्लाइनेड प्लेन को ऊपर ऊपर उठा दिया, तब तक ऊपर उठा दिया व्हेन द बॉडी ऑन इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन, फिर मैं रुक गया,
इस वक्त जो एंगल बन गया बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइनेड प्लेन such that a body kept on the incline just begin to slide, अभी मूव नहीं होगी, just begin to slide down। तो इस वक्त जो एंगल बन गया इन दो प्लेन्स के बीच में, इसी एंगल को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, और ये हम जनरली फाई से ही डिनोट करते हैं, है ना। तो वही डेफिनेशन हमने लिखी, दैट एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन हॉरिजॉन्टल प्लेन and inclined plane such that a body kept on the inclined plane just begin to slide down। okay, सिचुएशन होगी। अब थोड़ा मैथमेटिकली इसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जो बॉडी मैंने यहाँ पर लगा ली है, चलो ये वुडन बॉक्स है मान लेते हैं, तो इसका वेट जो है ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट, वेट एक्ट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसका मतलब है ये वेट जो है ये डेफिनेटली इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर परपेंडिकुलर होगा अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। तो वेट चूंकि mg होता है, मैंने इसको w से डिनोट किया होता है, तो ये mg है, मुझे ये पता है। ओके, इसके बाद चूंकि बॉडी जो है इट जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन, और जब बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव होती है उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना उसको आप फ्रिक्शन बोलते हैं, और मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज व्हाई चूंकि बॉडी डाउनवर्ड्स मोशन में इट बिगिन टू मूव डाउनवर्ड्स, इस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा क्योंकि मोशन के अपोजिट होगा, तो इसलिए ये इस वक्त फ्रिक्शनल फोर्स होगा, दैट इज मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब सीधी बात है, अब आप कहेंगे सर हम तो बॉडी को धक्का नहीं देते ना, इसको फोर्स कहां से आता है? वही बैड में आप देखेंगे ये जो फोर्स इसको नीचे की जानिब लाने की कोशिश करता है, अप्लाइड फोर्स, ये कहां से आता है वो बैड में देखेंगे। ओके, इसके बाद जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन उस सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है ना, ये सरफेस जो कि इसी सरफेस पर आपकी बॉडी है, इस सरफेस पर, तो नॉर्मल रिएक्शन इसी सरफेस पर परपेंडिकुलर आ जाएगी। ये देखिए, ये देखिए आप, दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन, और ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद मैं क्या करता हूं, पूरा ध्यान रखना, मैं इस नॉर्मल रिएक्शन की जो लाइन है इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, सिर्फ बढ़ाता हूं आगे। ये देखिए आप, मैंने इसको बढ़ा दिया, तो यहां पर हालांकि आपका एंगल ऑफ रिपोज कौन है? ये आपका एंगल ऑफ रिपोज है बाय डेफिनेशन, बिकॉज इट इज द एंगल फॉरवर्ड बिटवीन टू प्लेन्स। किस प्लेन के बीच में? हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इंक्लाइनेड प्लेन, सच दैट द बॉडी केप्ट ऑन द जस्ट बिटवीन, वो तो हमें पता ही है। तो इस वक्त ये जो एंगल बनता है दो प्लेन्स के बीच में, तो यही हमारा एंगल ऑफ रिपोज है फाई। लेकिन मैं बोलता हूं ये जो यहाँ पर दो रेज है, एक है ये वेट ये वाला, और दूसरा वो जो नॉर्मल रिएक्शन का रे आपने बढ़ा दिया आगे, यहां पर जो एंगल बनेगा ना ये वाला एंगल, मैं बोलता हूं ये भी फाई ही होगा, यानी ये भी यही एंगल ऑफ रिपोज होगा। इसके लिए आपने मेरे ख्याल से कम 2 मरतबा मुथारन सुनी है, दैट एंगल बिटवीन टू लाइन्स इक्वल्स द एंगल बिटवीन देयर रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर्स। जो दो लाइन्स के या दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं दिखाना चाहता हूं क्योंकि आपको भूलने की बीमारी है। ठीक है, ये देखिए आप, ये दो लाइन्स हैं, ठीक है, अगर इनके बीच में लेट मी सपोज 60 डिग्री एंगल है, ठीक, एल और एम दो लाइन से, इनके बीच में एंगल, तो अगर इन पर हम परपेंडिकुलर्स डालेंगे, इस पर भी परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पर भी, तो उन परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होगा। ठीक है, लेट मी सपोज मैं ये डालता हूँ परपेंडिकुलर, इस पर आ गया परपेंडिकुलर एम पर, इस तरह एल पर डालूंगा परपेंडिकुलर, ये देखिए, ये देखिए, अगर ये एल पर परपेंडिकुलर, तो इन परपेंडिकुलर्स के बीच में जो एंगल बनेगा तो वो भी 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो दो प्लेन्स के बीच में एंगल क्या है? फाई मान लेते हैं, चलो प्लेन में मान लिया, आप लाइन ही मान लीजिए, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इनके बीच में एंगल फाई। अब इन दो लाइन्स पर जो परपेंडिकुलर होंगी तो उनके बीच में भी एंगल फाई होगा। तो इस पर कौन परपेंडिकुलर है? इस पर, ये W है ना, अगर आप W को आगे बढ़ाएंगे तो W इस पर परपेंडिकुलर आएगा, और ये जो यहाँ पर है ये परपेंडिकुलर तो इस लाइन पर है, इस लाइन पर। इसलिए जो दो इन लाइन्स के बीच में एंगल है, तो इनकी जो दो परपेंडिकुलर है, ये दो लाइनें है ना, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर है ना, तो इनके बीच में भी दैट्स राइट एंगल फाई बन गया। तो आप याद रखिए इस चीज को, हालांकि आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन में, ठीक है, लेकिन खुद तो पता होना चाहिए कि अगर ये एंगल ऑफ रिपोज है तो ये कैसे बन गया, यही एंगल ऑफ रिपोज। तो इसके बाद ये जो W है, ये वेक्टर है, वेट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज़ वेट इज फोर्स। ठीक है, इसको हम रिजॉल्व करते हैं इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वो तो आपको पता ही है कि W के क्या कंपोनेंट निकलेंगे, W sin फाई, क्योंकि फाई एंगल है, W sin फाई, W cos फाई, है ना, W sin रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आपने पढ़े हैं ना, एंड W cos फाई। कॉस कंपोनेंट कहां से निकलता है, साइन कहां से निकलता है? कॉस कंपोनेंट निकलता है वहां से है जहां से एंगल होगा, क्योंकि W को मुझे रिजॉल्व करना है
और एंगल चूंकि यहां पर है तो यहां से निकलेगा कॉस वाला कंपोनेंट W cos। तो इसका मतलब है ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ना R, ये डेवलप होता है बिकॉज ऑफ दिस W cos phi। तो इसी cos phi का रिएक्शन है R, है ना। तो इसका मतलब ये दो मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे और डायरेक्शन में तो अपोजिट है ही, ठीक है। दूसरा ये W sin phi निकलेगा यहाँ से, क्योंकि मैंने इस W को रिजॉल्व किया है रेक्टेंगल कंपोनेंट, तो इसके दो कोऑर्डिनेट एक्सिस ये होगी, ये और ये। यहाँ से निकला W cos phi और यहाँ से निकलेगा W sin। हो सकता है आप में से कोई सोचता होगा सर अभी कोई बॉडी अगर रेस्टिंग हालत में है तो हम इसको हाथ से धक्का देंगे तो वो चलने लगती है और बिगिन टू मूव, लेकिन यहाँ से हमने इस बॉडी को कोई धक्का वक्का तो नहीं दिया, इसको कहाँ से ये फोर्स आ गया जिसकी वजह से ये जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन। तो बेसिकली ये फोर्स जो है W sin phi कंपोनेंट ऑफ वेट, यही चूंकि नीचे की जान वेक्ट करता है तो यही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है बॉडी में वो मोशन लाने के लिए दैट द बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव जस्ट लाइक। तो यही W sin phi जो है ये इस FMS के बराबर होगा ओनली इन मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, नो डाउट डायरेक्शन में आपको, क्योंकि FMS W sin पे बॉडी में मोशन पैदा करना चाहता है, FMS उस मोशन को रुकाता है। लेकिन ये दोनों फोर्स आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन का सेल्फ एडजस्टिंग नेचर, कि जितना अप्लाइड फोर्स आप लगाते हैं उतना फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है। तो इसलिए ये W sin पर और FMS जो है ये मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। इसी तरह R और W cos पे मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे इस चीज को, इस फिगर को, तो अगर हम एक रेशियो निकालेंगे W sin phi, फाई क्या है, एंगल ऑफ रिपोज, बाय W cos phi, ओके। तो W sin phi किसके बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड में W sin phi FMS के बराबर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर मैग्नीट्यूड में, डिवाइडेड बाय ये W cos phi क्या है, तो W cos phi मैग्नीट्यूड में R के बराबर है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो W W अगर कैंसिल हो गया, एंगल तो सेम है फाई और फाई, साइन बाय cos हो गया tan, सो यू विल गेट which implies tan of phi। इसको आप वर्ड्स में क्या पढ़ेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। तो tan था यहाँ निकलेगा किसके बराबर निकला, FMS by R, FMS by R, FMS by R। तो एक रिलेशन आपको मिल गई टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए। तो थोड़ा अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, गेट इट लाइक दिस, that tan phi आपको मिल गया, tan phi को आप वर्ड्स में याद रखिए, इट इज एक्चुअली tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग इक्वल्स FMS बाय R, और tan ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इक्वल्स ये FMS बाय R आप ऑलरेडी जानते हैं जब आपने कोएफिशिएंट्स पढ़े हैं, है ना। सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हिच इज डिनोटेड बाय म्यू s, सो आई विल बी कॉलिंग इट इक्वेशन B, है ना। तो इसका मतलब है आपको मिल गया कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज बराबर होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, क्योंकि आपको जनरली ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जब लैब में निकालना होता है ना, आप यही इक्वेशन ज्यादा यूज, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज मालूम करना बहुत आसान होता है। आपने बॉडी को रख दिया इस इनक्लाइनेड प्लेन पर, इनक्लाइनेड प्लेन को थोड़ा ऊपर ऊपर उठा दिया, आहिस्ता 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 तब उठा दिया व्हेन द बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव अप वे, और एंगल मालूम किया बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड इनक्लाइनेड प्लेन, वो आपका एंगल ऑफ रिपोज हो गया। एंगल ऑफ रिपोज को आपने tan साथ किया, वो मालूम किया, तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मिल गया। इसलिए इस तरीके से कोएफिशिएंट, हालांकि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपने देखा अभी तक तीन तरीके हैं। एक है ये तरीका, पहला तरीका जो आपने कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा कि आपको FMS मालूम होना चाहिए, आपको R मालूम होना चाहिए, लेकिन ये डिफिकल्ट तरीका है प्रैक्टिकली मालूम करना। दूसरा आपने देखा जब आपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में आपने देखा कि tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू एस, यानी आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन मालूम करना पड़ेगा, उसका tan फिर म्यू एस। तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन मालूम करना भी डिफिकल्ट है, लेकिन एंगल ऑफ रिपोज मालूम करना बहुत आसान है ना। तो इसलिए जब आप एंगल ऑफ रिपोज मालूम करेंगे लैब में, ठीक है, उसका tan लेंगे साथ, मान लीजिए आपको 60 मिल गया एंगल ऑफ रिपोज, tan 60 आपको वैल्यू पता है, tan 60 √3 के बराबर होता है 1.732, तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मिल गया। इसलिए लैब में हम जनरली इसी चीज को यूज, इसी इक्वेशन को यूज करते हैं टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर एनी टू बॉडीज व्हिच आर इन कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। लेकिन इस चीज को अगर आप वर्ड्स में लिखेंगे तो वर्ड्स में क्या लिखेंगे, क्या मिल गया आपको कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इक्वल्स कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये चीज आप वर्ड्स में लिख लीजिए, दैट इज टेंजेंट ऑफ, tan को टेंजेंट लिखते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज इक्वल्स, शाबाश, इक्वल्स द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इक्वल्स द
कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, तो अब आपने दो एंगल्स देखे हैं, एक देखा इससे पहले वाले लेक्चर में एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और आज देखा एंगल ऑफ रिपोज। वहां इक्वेशन ए मैंने शायद लास्ट पर लिखा था उसको, यहाँ इक्वेशन बी है। मैं इक्वेशन ए और बी को आपके सामने रखता हूँ। वहां मुझे मिल गया था tan ऑफ थीटा इक्वल्स म्यू एस, आप नोट कर सकते हैं वहां पर। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, इक्वल्स कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और आज आपको मिल गया ये इक्वेशन, दैट इज tan ऑफ फाई इक्वल्स म्यू एस, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन का tan भी आपको मिरर्स देता है, एंगल ऑफ रिपोज का tan भी आपको मिरर्स देता है। ये वहां मैंने इक्वेशन ए शायद नोट की थी, आज मैंने इसको इक्वेशन बी बता दिया। तो अगर आप देखेंगे इक्वेशन ए और बी को, इनका राइट साइड बराबर है, तो जब दो इक्वेशंस का राइट साइड बराबर है तो इनका लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, है ना। तो राइट साइड लेफ्ट साइड इक्वेट करते हैं, दैट इज tan थीटा इक्वल्स tan फाई, tan और tan गया, सो थीटा इक्वल्स फाई। तो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिल गया कि फॉर एनी टू सरफेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिपोज की। इसलिए जब हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं तो वो हम टेक्निकली नहीं निकालते उस तरीके से जैसे आपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन देख लिया, तो एक्चुअली हम एंगल ऑफ रिपोज ही निकालते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज निकालना बहुत आसान हो जाता है। और जैसे ही आपने एंगल ऑफ रिपोज निकाल दिया तो वही उन दो सरफेस के बीच में एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी होगा। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, angle of friction equals angle of repose, angle of repose।